Now we have our next chapter, that is chapter 18, oh sorry 17, 18 to 17, 18 तो आपका चार्ज से रिलेटेड होगा। चैप्टर 17 कि मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अब जो है प्रोसीडिंग जो है वो कमेंस होनी है। तो मैंने बताया था आपको, बार बार मैं जिक्र कर रहा था आपके लिए, जब आप चाहे 225 को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया प्रोसीडिंग फर्दर का मतलब क्या है, या 226 भी देख रहे थे तो मैंने बताया कि प्रोसीडिंग फर्दर का मतलब है कि भाई हमें समन्स जो है, वारंट जो है वो इशू करना है आगे चल करके 227 में। उसी पर्पस के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, वेदर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 17। आपका बैरेट सभी लोग ओपन कर लीजिए और देखिएगा ज़रा, साथ साथ आप देखते जाइएगा। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो भाई प्रोसेस इशू करना है। प्रोसेस का मतलब भाई प्रोसेस हम जान चुके हैं पहले। प्रोसेस का मतलब होता है भाई या तो समन्स जारी करना या वारंट जारी करना। समन्स का क्या मतलब है, वारंट का क्या मतलब है, दैट वी हैव ऑल स्टडीड। ठीक है। So now how this process will be issued, in what cases, what offenses, which thing will be done, which process to be issued, that is to be studied. आ रही है आपको बात समझ? तो बड़ा आसान है। 227 उसके बारे में बात करता है कि भाई जो भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहा है और उसको लग रहा है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीड, कि आगे बढ़ सकते हैं, और वो केस अगर समन्स केस है, वो केस अगर समन्स केस है, तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए समन्स जारी किए जाएंगे, केवल और केवल समन्स जारी किए, समन्स शैल बी इशूड। और अगर वो वारंट केस है तो वहां पर वारंट जारी किए जा सकते हैं, मे इशू सच वारंट। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई अक्यूज को लाने के लिए समन से भी काम चल जाएगा, तो समन्स भी जो है जारी कर सकते हैं कि भाई आपको इस दिन हमारे सामने या उस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिनको जुरिस्डिक्शन है उनके सामने क्या होना है, प्रोड्यूस होना। इज दिस क्लियर? तो बड़ा आसान सा हो गया कि समन्स केस में आपको समन्स जारी करने हैं, वारंट केस में यू हैव द डिस्क्रेशन, आइदर यू में इशू वारंट और यू में इशू समन्स। अब भाई ये बीएनएसएस में सब जगह आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इसको जो है, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी इसको जो है इशू किया जा सकता है। तो दैट इज ऑल दैट इज कंटेन इन दिस प्रोवाइजो विच इज अटैच्ड टू सबसेक्शन 1। ठीक है, देखिए जरा किस तरीके से लिखा हुआ है। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग एंड द केस अपीयर्स टू बी समन्स केस, shall issue summons. वारंट केस may issue, देखो जरा वेरी इंपॉर्टेंट, may issue such warrant or if he thinks fit a summons for causing the accused to be brought before or to appear at a certain time before such magistrate or some other magistrate। भाई खुद के सामने अपियर होने के लिए भी बोल सकता है या दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने भी अपियर होने के बोल सकता है, जिसको फिर भाई क्या है, पावर है, जिसको जुरिस्डिक्शन। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी जो है जारी की। तो आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी कि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई
समस्या जारी है, समस्या आ रही है। ठीक है, बस ध्यान रखने योग्य बात जो है वो यह है कि आप समन्स केस में जो है वो समन्स इशू करेंगे। वारंट केसेस में आपके पास डिस्क्रिप्शन है, यू मे इशू वारंट और यू मे इशू समन्स। तो इसका मतलब क्या है कि समन्स केस में कभी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपके पास सेक्शन 90 में ये पावर है कि आप समन्स की जगह वारंट जारी कर सकते हैं, और ऐसा ही लिखा हुआ है आपका सबसेक्शन 5 के अंदर। देखो जरा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90। सेक्शन 90 में लिखे हुए प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब जहां पर आप समन्स की जगह वारंट इशू कर सकते थे 90, वो आपके पास पावर अभी भी। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? मेरे समझ से ये बात समझ। नाउ द वेरी फर्स्ट prerequisite to issue a summon or a warrant, is that the list of the prosecution witness must be submitted before जब तक ये लिस्ट जो है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट जो है मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखी जाएगी, तब तक समन्स या वारंट जो है वो जारी नहीं करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये बताइए जरा। ये लिखा हुआ है आपका सबसे, no summons or warrant shall be issued against the accused person under subsection 1 until a list of prosecution witness has been filed. भाई ऐसा क्यों है? तो पहला ऑब्जेक्ट तो देखो यही है कि कोर्ट की हेल्प हो सके, कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके देयर इज सीरियसनेस इन द मैटर। सेकेंड इज इट इंश्योर्स द फेयरनेस। अक्यूज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये फेयरनेस इंश्योर करता है, और साथ ही साथ ये इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट करता है दैट एनी मेड अप विटनेस मे बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन फ्यूचर। भाई कोई बाद में आप अलग से और कोई विटनेस ना लेकर के आ जाएं, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट। हालांकि यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी of always calling the court witness, that is very different thing। मेरे समझ से आपको समझ में आ रहा होगा कि what is the object of this list that is to be filed before issuing a summons or a warrant। अब देखो, जो भी समन्स भेजा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, जो भी समन्स भेजा जाएगा या जो भी वारंट इशू किया जाएगा, जो भी समन्स या वारंट इशू किया जाएगा सबसेक्शन 1 में, उसके साथ में कंप्लेंट की एक कॉपी भी भेजी जाएगी। कब? जब कंप्लेंट राइटिंग में की गई। ठीक है, एंड सबसेक्शन 4 इज नॉट एनीथिंग एल्स बट अबाउट द प्रोसेस फी। प्रोसेस फी का मतलब भाई समन्स को जारी करने के लिए, वारंट को जारी करने के लिए कुछ पैसा लगेगा, प्रोसेस फीस लगेगी। आम भाषा में इसको तलवाना भी बोल देते हैं। द हाई कोर्ट, अगर आप हियरिंग्स वगैरह देखें तो वहाँ पर पीएफ बोलते हैं, पीएफ इज टू बी पेड विद इन अ वीक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में तलवाना जो है वो बोला जाता है। तो भाई अगर कोई लॉ रिक्वायर करता है, अगर कोई लॉ ऐसा बोलता है कि प्रोसेस फी या और कोई फीस जो है वो पे की जानी चाहिए, प्रोसेस इशू करने से पहले वो प्रोसेस फी या कोई दूसरी फी पे की जानी चाहिए, और ऐसी फीस जो है वो पे नहीं की जाती है, तो जब तक वो फीस पे नहीं की जाएगी तब तक आप समन्स या वारंट इशू नहीं करेंगे, प्रोसेस इशू नहीं करेंगे। और अगर ये फीस, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर ये फीस
एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिपॉजिट ना की जाए, पे ना की जाए, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन होगा दैट ही मे डिसमिस द कंप्लेंट। तो प्रोसेस जब तक इशू नहीं करनी है जब तक फीस पे ना की जाए, और अगर फीस पे ही नहीं करी, एक रीजनेबल टाइम के अंदर फीस पे नहीं करी गई, तो मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट, कंप्लेंट को डिसमिस। अब मान लीजिए प्रोसेस फी ना पे करने की वजह से कंप्लेंट आपकी डिसमिस हो जाती है, तो क्या कैन यू मेक अ सेकंड कंप्लेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कल बताया था, yes, a second complaint can be made as the order is not on the merit but on the default of the payment of process fee। आ रही है बात समझ? केस भी है, but it's not important for you to write down the case names। Ranveer Singh versus State of Haryana 2009 case, but not that important that you write the case। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहला जो है आपका समन्स जो है या वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे तब जब लिस्ट जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस की सबमिट की जाएगी। अब मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप दोबारा से इन सारी बातों को जो यहाँ सबसेक्शन 5 तक लिखी हुई हैं इनको आप रीराइट करें आपके नोट्स में। आप चाहें तो आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, बट आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग विच इज मिसलिनियस थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि ऑब्जेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग लिस्ट ऑफ विटनेसेस लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग लिस्ट ऑफ विटनेस, object of producing list of witnesses। देखिएगा जरा, फर्स्ट fairness perspective as to accused, first fairness perspective as to accused, fairness perspective as to accused। perspective as to, ठीक है। सेकेंड, to remove possibility of made up witness, to help the court, to help the court, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस सबमिट कर दी, उसमें सारे के सारे विटनेस इंक्लूड नहीं हो पाए, तो क्या आप केवल उतने ही विटनेसेस को ला पाएंगे जितने विटनेस आपने लिस्ट में डाले हैं? क्या उसके अलावा आप किसी और विटनेस को नहीं ला पाएंगे? तो इसके लिए मैंने बताया आपके पास ऑप्शन रहता है कोर्ट विटनेस का। कोर्ट विटनेस कौन कहलाता है? ऐसा विटनेस जिसको कोर्ट कॉल करता है। कोर्ट कैन कॉल एनी विटनेस, एनी मटेरियल विटनेस कैन बी कॉल्ड बाय कोर्ट, सेक्शन 311 CRPC, एंड अभी अगर बोला जाए तो 348 ऑफ BNSS। कोर्ट कैन कॉल एनी मटेरियल विटनेस। तो आप इस सेक्शन का यूज करते हुए और दूसरे विटनेसेस को भी लेकर के आ सकते हैं, तो इस बात को और लिख लीजिएगा। अ फेलियर टू डू सो, a failure to do so does not make the issue of process illegal, and there is opportunity of addition
comma modification and alteration, addition, modification and alteration under section 348 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा, ठीक है। लिख ली आपने ये बात, समझ में आया? इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको समझने में आ रही हो इस बात को जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाई है, बताई है? यू कैन ब्रिंग, मान लीजिए आपने नहीं सारे विटनेस लिख पाए, मान लीजिए कुछ विटनेसेस मेंशन्ड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोसेस इशू की गई है वो इलीगल हो गई, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बाद में और विटनेसेस नहीं ला सकते। यू कैन ब्रिंग ऑल अदर विटनेसेस बाय इन्वोकिंग सेक्शन 348, ये बात आपने लिख ली है। इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट यू फाइंड इन अंडरस्टैंडिंग इट? आई होप देयर इज नन, ठीक है। The next question which we have in reference to section 227 or in reference to issuance of summons that we have already discussed when we were discussing section 62. जब हम समन्स पढ़ रहे थे वहां पर हमने ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बातें बताई थी वहां पर, बट फिर भी एक बार यहां पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं विद अ वेरी important case law that is there on, जिसको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी। The question is, once a summons is issued by a magistrate, can he recall it? Can he cancel it? क्वेश्चन क्या है? एक बार मैजिस्ट्रेट साहब ने समन्स जारी कर दिया, क्या इस समन को रिकॉल करने का, कैंसिल करने का अधिकार है मैजिस्ट्रेट साहब के पास? एंड द आंसर इज नो। द ओनली रेमेडी अवेलेबल इज टू इन्वोक सेक्शन 528, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। केवल वही एक रेमेडी है, देयर इज नो अदर रेमेडी अवेलेबल, ठीक है। द केस नेम इज अदालत प्रसाद वर्सेस, लिख लीजिएगा, अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल, 2004 के रूपलाल जिंदल। देखो ये आप ईयर वगैरह साइटेशन वगैरह इस पर मत जाया करो ज़्यादा, लिख लेना। once a summons is issued, magistrate does not have power to review, recall or reconsider a summoning order. The only remedy is invoking inherent power under section, previously it used to be 482, now it is 528, inherent power under section 528 BNSS.
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सेक्शन 228। 228, ओपन योर बैरिक्स। आपको अननेसेसरीली चीज़ें नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ कि आप दोबारा से इस बैरिक लैंग्वेज को लिखें। इफ़ देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन perceiving or conceiving the plain language, then obviously I'll make you write those things, but the language is very much plain. I don't think there is necessity of you to write it again in your notebook. आप उसको जस्ट वहाँ पर पढ़ लीजिए और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको लिख लीजिए. यू कैन आफ्टर द क्लास यू कैन write those things down in your notebook also, but not necessarily in classroom. The next thing is that the magistrate who is issuing summons, very important term. जब मैजिस्ट्रेट कभी भी समन्स जारी करता है, देखो वो ये नहीं बोल रहा है कि समन्स केस है, वारंट केस है, नहीं. जब भी मैजिस्ट्रेट साहब समन्स जारी करते हैं, आप समन्स वो वारंट केस में भी जारी कर सकते हैं, समन्स केस में भी जारी कर सकते हैं. मैं आपको डिफरेंस पे लेके चलूंगा अभी. समन्स जारी करते हैं तो फिर अगर उनको लगता है कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को जो है डिस्पेंस किया जा सकता है, तो उसको परमिट कर सकते हैं कि वो एडवोकेट के थ्रू जो है अपीयर हो सकता है. मे डिस्पेंस द पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड एंड परमिट हिम टू अपीयर थ्रू द एडवोकेट. ठीक है, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई समस्या, कोई डाउट है इसको लेकर के? बहुत आसान है. कहाँ पर ऐसा किया जा सकता है मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा? मैजिस्ट्रेट साहब तब ऐसा कर सकते हैं जब वो समन्स जारी कर सकते हैं. अब समन्स जो है वो आप समन्स केस में भी जारी कर सकते हैं, वारंट केस में भी जारी कर सकते हैं. अब भाई आपने पर्सनल अटेंडेंस से मान लीजिए उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया. एंड नाउ द मैजिस्ट्रेट हु इज इंक्वायरिंग और ट्राइंग द केस, उसको ऐसा लगता है किसी भी स्टेज पे, प्रोसीडिंग की किसी स्टेज पे, कि पर्सनल अटेंडेंस जो है अक्यूज्ड की वो नेसेसरी है, तो ऐसे केस में ही कैन ऑर्डर दी पर्सनल अटेंडेंस. और पर्सनल अटेंडेंस कैसे ऑर्डर करेंगे? तो वही जो 227 में अभी मेथड पढ़ के आ रहे हैं, या तो वारंट के थ्रू या समन्स के थ्रू. ठीक है, बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग और ट्राइंग द केस may in his discretion at any stage of the proceeding direct personal attendance of the accused person and if necessary enforce such attendance in the manner herein before provided. पहले दिया गया है उस तरह. ठीक है, लिख लीजिएगा इसको ज़रा जल्दी से. मैजिस्ट्रेट issuing summons may dispense and permit the accused to appear by his advocate. पहले प्लीडर लिखा हुआ था सब जगह, अभी एडवोकेट हो गया. आपको सारी जगह पर अब एडवोकेट लिखा हुआ मिलेगा. प्लीडर जो शब्द है वो हटा दिया गया है. बाय हिज एडवोकेट. बट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल एट एनी स्टेज his personal attendance can be directed. His personal attendance can be directed ठीक है.
दिस क्लियर? देयर आर अदर प्रोविजंस ऑल्सो, मैं बस उन्हीं पर आपको लेकर के चल रहा हूँ। सेक्शन 351 जो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज के साथ में डील करता है। यहां पर भी आप देखेंगे जरा, देखो जरा, प्रोवाइडेड दैट, देखो जरा यहां पर भी, प्रोवाइडेड दैट इन समन्स केस, ये एग्जामिनेशन करने की आपके पास में पावर है। यहां पर भी देखो आप जरा, प्रोवाइडेड दैट इन समन्स केस वेयर द अक्यूज्ड हैज डिस्पेंस्ड with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause B। जो clause B का एग्जामिनेशन करना है आफ्टर prosecution evidence and before the commencement of defense evidence, आप जो एग्जामिनेशन है अक्यूज का उसको भी डिस्पेंस कर सकते हो, उसको भी डिस्पेंस किया जा सकता है। अरे ये बात समझ, इट कैन ऑल्सो बी डिस्पेंस्ड विथ। कब? जब समन्स केस हो। ध्यान से सुनो, अभी आप 228 में पढ़ के आए कि जहां पे मैजिस्ट्रेट साहब समन्स जारी करते हैं वहां पे डिस्पेंस कर सकते हैं, लेकिन 351 का सबसेक्शन 1B आपको बताता है कि जहां पर समन्स केस हो वहां पर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 351 कैन बी डिस्पेंस्ड विथ if the personal attendance was also dispensed with by the magistrate under section 228। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Is this thing clear to you all or not? बहुत बढ़िया। वहां पर दोनों केसेस कवर्ड हैं। इशूइंग समन्स, समन्स जो है वारंट केस में भी जारी किए जा सकते हैं। समन्स केस में मान लीजिए वारंट केस में समन्स जारी किया तो समन वहां पर जारी किया होगा, वहां पर पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्सनल अटेंडेंस 351 में डिस्पेंस की जा सकती है? आंसर इज बिग नो। नो, इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यहां पर समन्स केस होना जरूरी। ठीक है, मेरे मन समझ ये बात आपको समझ में आ गई हो। नाउ तो ये बात आप यहां ध्यान रखिएगा, दिमाग में आपको ध्यान रखना है। 351 is all about 351 is all about summons case, not magistrate having power, magistrate issuing summons। पावर तो क्या, पावर तो सब जगह है, magistrate issuing summons। another one is जहां पर पर्सनल अटेंडेंस को आप डिस्पेंस विद कर सकते हैं, वो है आपका 355। ठीक है, 355 ये भी डील करता है कि भाई जो पर्सनल अटेंडेंस है वो अक्यूज्ड की डिस्पेंस की जा सकती है, और कुछ केसेस में उसके एब्सेंस में ही इंक्वायरीज और ट्रायल जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं। बट हेयर इट इज़ फॉर अदर रीजंस, कि भाई आप कॉन्स्टेंटली जो है डिस्टर्ब कर रहे हो प्रोसीडिंग्स को, और आप अगर एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो जज साहब हैं या मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो आपकी अटेंडेंस को डिस्पेंस विद कर सकते हैं और इंक्वायरी और ट्रायल को ऐसे बढ़ाएंगे आपकी एब्सेंस में। बट हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। ठीक है, देखिए जरा, मैं आपको यहीं पर 355 जो एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसको हम दोबारा से भी पढ़ेंगे जब स्टेज पे आएंगे। एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता, इफ जज और मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before court is not necessary in the interest of justice। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए आपकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं है। और देखो जरा, सेकंड एक ग्राउंड ये हो गया, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में आपकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है। सेकंड, द अक्यूज्ड persistently disturbs the proceedings in a court,
द जज एंड मैजिस्ट्रेट, जज और मैजिस्ट्रेट, इफ द अक्यूज्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट, डिस्पेंस विद, क्या पावर दी गई है आपको, यू कैन डिस्पेंस विद द अटेंडेंस and proceed with inquiry or trial in his absence and may at any subsequent stage of proceedings direct the personal attendance of accused. If accused in such case is not represented, अगर आप represented नहीं किए जा रहे हैं एडवोकेट के द्वारा और उसकी पर्सनल अटेंडेंस जो है वो जरूरी है, he may, if he thinks fit or reason to be recorded by him in writing, either adjourn such inquiry or trial or order the case of such accused to be taken up or tried separately. भाई आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंटेड भी नहीं है, तो आपके केस को, इंक्वायरी को, ट्रायल को क्या किया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया, या तो फिर ये किया जाएगा या फिर आपका ट्रायल जो है मान लीजिए 4 अक्यूज के साथ में चल रहा था, आप डिस्टर्ब करते हो, तो आपका केस जो है हो सकता है आप सेपरेटली ट्राई किया जाए या सेपरेटली सुना जाए। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं आई? तो 355 और 351 ये दोनों बातें भी आपको याद जो है रखना चाहें आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए सर, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समन्स, अगर आपको समन्स वाला क्लास जो है थोड़ा याद है तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ समन्स। एक तो जो समन्स है वो पर्सनल अटेंडेंस के लिए हो गया, फिर एक मैंने समन्स बताया था आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो है, थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो है किया जाता है अंडर सेक्शन 94, वो भी हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया था एक स्पेशल समन है जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, और उसी स्पेशल समन को जो है डील किया गया है आपका नेक्स्ट प्रोविजन में, दैट इज सेक्शन 229। ठीक है, 229 में, सेक्शन 229 के अंतर्गत इस पर्टिकुलर प्रोविजन को डील किया गया, स्पेशल समन्स। तो टाइप ऑफ समन्स में एक तो वो आपका ऑर्डिनरी समन्स हो गया जो आपका 62 से स्टार्ट हो रहा था और आगे तरफ जा रहा था। फिर ये स्पेशल समन है जो आपका 229 के अंतर्गत दिया। क्या है स्पेशल समन? तो बड़ा आसान है कि भाई मान लीजिए कोई पेटी ऑफेंस है और उसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। पेटी ऑफेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आपका अमाउंट ऑफ फाइन जो है, हालांकि वो अमाउंट ऑफ फाइन उस पर नहीं जाएगा, जो या तो केवल फाइन से पनिशेबल है आपका सबसेक्शन 2 के अंदर, इसकी डेफिनेशन मतलब सीधी सी बात क्या है, जहां पर आपका ग्रेविटी जो है ऑफेंस का वो ज्यादा नहीं, अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, फिर सबसेक्शन 2 में उसकी इसकी डेफिनेशन हम जान लेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है, या फिर जहां पर आप जो मोटर व्हीकल एक्ट को छोड़ करके और लॉ आते हैं जहां पर आप बिना प्रेजेंस के, अक्यूज की प्रेजेंस के बिना जो है उसको पनिश कर सकते हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट को इसमें छोड़ा गया है। ठीक है, तो भी कॉग्निजेंस लिया जा रहा है किनका? पेटी ऑफेंसेस का, जिनको आप समरीली ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जिनका समरी ट्रायल हो सकता है और उनको डिस्पोज किया जा सकता है 283 या 284 के अंतर्गत। 283, 284 डील करते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनका समरी ट्रायल हो सकता है। तो भाई आप कोई पेटी ऑफेंस का क्या कर रहे हो? पेटी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले रहे हो जिसको समरीली डिस्पोज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 283 और 284। तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट शैल क्या करोगे? आप समन्स इशू करोगे अक्यूज्ड को और बोलोगे या तो आप खुद अपीयर हो या फिर मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने एक फिक्स डेट को एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप गिल्टी प्ली करें, नॉट गिल्टी नहीं, आप चाहते हैं कि आप अपना ऑफेंस जो है
स्वीकार लें, यू प्लीड गिल्टी, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, जो चार्ज मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं आप उसके लिए गिल्टी प्लीड करते हैं, मानते हैं कि आपने अपराध किया है, तो आप तुरंत के तुरंत एक स्पेसिफाइड डेट को पोस्ट के थ्रू या किसी मैसेंजर के थ्रू अपनी प्ली को राइटिंग में लिखिए कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ये अपराध किया है, प्लीड गिल्टी, और साथ ही साथ वो अमाउंट भी फाइन का जो समन्स में लिखा हुआ है वो अमाउंट फाइन का आप जो है जमा कर दीजिए, या तो खुद जमा कर देंगे या एडवोकेट के थ्रू जो है एडवोकेट को ऑथराइज कर देंगे, ऐसी या तो आप खुद भेज देंगे पोस्ट के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, या फिर आप एडवोकेट को ऑथराइज कर देंगे कि वो आपके बिहाफ में गिल्टी प्लीड करेगा और इस अमाउंट जो फाइन का अमाउंट है उसको जमा कर देगा। इसीलिए देखो स्पेशल समन्स है ये। स्पेशल समन क्यों है? समन में क्या किया जाता है? समन में बुलावा भेजा जाता है कि आप आइए इस पर्टिकुलर डेट को उपस्थित होइए। यहां पर आप खुद उपस्थित हो रहे हैं या फिर अपने एडवोकेट को ऑथराइज कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर आप उसके रिस्पॉन्स में अपीयर होने के बजाय गिल्टी प्लीड करके अमाउंट सीधा सीधा जमा कर देना। तो दिस इज द स्पेशलिटी इन दिस समन। यहां पर जो समन्स जारी किया जा रहा है उसकी स्पेशलिटी यही है कि अमाउंट ऑफ फाइन भी उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो फाइन है अमाउंट का, ये 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। पहले इट यूज्ड टू बी 1,000, नाउ इट इज 5,000। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऑफेंसेस जो कि 5,000 रुपए तक पनिशेबल होंगे वो किस में आ जाएंगे? इस कैटेगरी में। ठीक है, देखिए जरा किस तरीके से लिखा हुआ है। If in the opinion of the magistrate taking cognizance of a petty offence, the case may be summarily disposed under section 283 or 284, the magistrate shall accept where he is for the reasons to be recorded in writing contrary opinion, issue summons, shall issue summons accused to requiring him to either appear in person or by an advocate before the magistrate on a specified date, or if he desires to plead guilty to a charge without appearing before a magistrate, to transmit before the specified date by post or by messenger to the magistrate the said plea in writing। आप राइटिंग में उस प्ली को सेंड करेंगे, और साथ ही साथ एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन दी समन्स, और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय एन एडवोकेट एंड टू प्लीड गिल्टी टू चार्ज थ्रू सच एडवोकेट टू ऑथराइज इन राइटिंग, उसको राइटिंग में ऑथराइज करेंगे बाय द एडवोकेट टू प्लीड गिल्टी, कि भाई वो गिल्टी प्ली करे, to charge on his behalf and to pay the fine through such advocate, provided that such amount of fine specified in such summons shall not exceed 5,000 rupees। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस का मतलब क्या है? ऐसे ऑफेंसेस जो कि केवल फाइन से पनिशेबल हैं और जिनका फाइन जो है 5,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध जो है शामिल नहीं है। ठीक है, does not include any offense so punishable under Motor Vehicle Act or any other law which provides for convicting the accused in his absence on plea of guilty। तो ये दोनों जो हैं लॉज इसके अंतर्गत जो है शामिल नहीं होते। ये पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन है। अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकाल करके ये जो पावर है कि पेटी ऑफेंसेस के केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, ये पावर उन ऑफेंसेस के लिए भी दे सकती है जो कि कंपाउंडेबल होते हैं अंडर सेक्शन 1 ऑफ 359। मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के केस में, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की दो कैटेगरीज हैं। अंडर सबसेक्शन 1 देयर इज कैटेगरी व्हिच इज कंपाउंडेबल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एंड देयर इज कैटेगरी 2 व्हिच इज कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली। तो सबसेक्शन 1 वाले के लिए बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 में अगर जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है स्पेशली इंपावर कर सकती है मैजिस्ट्रेट को कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, स्पेशल समन्स जो है जारी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस ऑफेंस की यहां पर बात हो रही है उसका इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा ना हो, या फाइन, या दोनों से ज्यादा। मतलब जो ऑफेंस जिसको आप कंपाउंडेबल बता रहे हो उसकी सजा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 3 months और विद फाइन और बोथ।
यहाँ फाइन की कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि सबसेक्शन 2 में बताई गई है। सबसेक्शन 2 अभी पावर क्या देता है, सीधा सीधा बीएनएसएस क्या 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 पावर देता है कि जो ऑफेंस केवल और केवल फाइन से पनिशेबल है, जिनका पनिशमेंट केवल और केवल 5,000 रुपए तक का है, वहां पर आप जो है स्पेशल समन्स जारी कर सकते हैं। जहां पे अक्यूज को आने की जरूरत नहीं है, वो प्लीड गिल्टी करके सीधा फाइन जमा कर दे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के लिए जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कंपाउंडेबल है, 359 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कंपाउंडेबल है, उनके लिए भी आप ऐसी पावर जो है मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं कि वहां पर स्पेशल समन्स वो जारी कर पाए। बस शर्त ये है कि वो ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल बताए गए हैं अंडर सबसेक्शन 1, उनकी पनिशमेंट जो है वो 3 महीने से ज्यादा ना हो, या केवल फाइन हो, या फिर दोनों। इज दिस क्लियर और नॉट? मेरी समझ बात समझ, चलिए जरा लिख लीजिए इस बात। लिखना वैसे लिखना तो सही है। There's nothing much to be written about it. बिल्कुल जैसा है यहाँ पे अपियर हो रहा है, जैसा दिख रहा है हमें, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। There is nothing much which is to be written into। बस यही सारी बातें आपको सबसेक्शन 3 तक की सारी बातें जो है लिख लेनी, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताओ जरा। अब ये फाइन का मतलब, इसमें देखो कौन कौन से ऑफेंसेस आपको नहीं डालने हैं। एक तो मोटर व्हीकल एक्ट सीधे मना किया गया है, नॉट इंक्लूड ऑफेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। और दूसरा ऐसा ऑफेंस जहां पर लॉ आपको ये पावर देता है कि आप अक्यूज की एब्सेंस में ही उसको क्या कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अक्यूज इन हिज एब्सेंस ऑफ प्लीड ऑफ गिल्टी, भाई वहां पे गिल्टी प्ली भी नहीं करा है और उसके बावजूद भी आप उसको पनिश कर सकते हैं, तो वहां पर ये वाले ऑफेंस जो है इस डेफिनेशन के अंदर वो ऑफेंस इस कैटेगरी में नहीं, ठीक है। चलिए जरा, पैटी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं।